जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू MCQ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम बिहार स्पेशल का जीके क्विज करा रहे हैं 10वां। इसके पहले के हम जो 9 बिहार स्पेशल जीके क्विज करा चुके हैं, आपको हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो आप जाकर उन सभी 9 क्विज को ज़रूर देखिएगा। ये सभी क्विज जो हैं बिहार स्पेशल क्विज जो हैं बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में काम आएंगे, जैसे BPSC प्री और BPSC का जो एग्ज़ाम है, इसके अलावा BPSC टीचर्स जो भर्ती निकली हुई है उसके लिए, BSSC जो CGL एग्ज़ाम होता है उसके लिए, और बिहार से संबंधित जो अन्य सभी एग्ज़ाम होते हैं स्टेट लेवल पर उन सभी से संबंधित है, उन सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। आप इस वीडियो पर कमेंट भी करिएगा। जो प्रश्न पूछा जाए उसका आंसर आप अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसे लगा इसका जो फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल MCQ स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो दोस्तों, बिहार स्पेशल का जो हम जीके क्विज 10 नंबर का करा रहे हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? अगर बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाले ज़िले की बात की जाए तो कौन सा है? हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कौन सा ज़िला है। ये ज़िला है किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज ज़िला है। अगर किशनगंज की बात की जाए तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ज़िले जो हैं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं। किस जगह पर? बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये सीमा बनाते हैं। तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा किशनगंज। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला कौन सा है, तो हम बताएंगे औरंगाबाद है। कौन सा है? औरंगाबाद जो है बिहार का सबसे कम वर्षा वाला ज़िला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। मतलब सबसे कम वर्षा भारत में कहाँ होती है और सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म ज़िला कौन सा है? अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो बिहार राज्य का जो सर्वाधिक गर्म ज़िला है वो है गया। तो ऑप्शन नंबर सी, गया पर जब हम टिक करेंगे तो ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। गया जो है किस नदी के तट पर स्थित है? गया फल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है? सोनपुर नगर की बात की जाए तो सोनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंडक नदी के तट पर सोनपुर नगर स्थित है। किस नदी के तट पर? गंडक नदी के तट पर सोनपुर स्थित है। और सोनपुर का पशु मेला तो आप जानते ही हैं, प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में ही लगता है, ये याद रखिएगा। और अगर हम सोनपुर की बात करें तो ये किस ज़िले में है? सोनपुर सारण ज़िले में है। कहाँ पे है? सारण ज़िले में है। और सारण ज़िला का मुख्यालय कौन सा है? छपरा है। याद रखिएगा, सारण ज़िले का मुख्यालय छपरा है। और सोनपुर जो नगर है ये प्राचीन काल में जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ से बिहार के जो बाबू कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने भी खरीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? अभी हमने आपको बताया कि जो गया नगर है ये फल्गु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था? तो अगर महात्मा गांधी की बात की जाए तो महात्मा गांधी ने चंपारण बिहार में 1917 में अपना प्रथम सत्याग्रह किया था, याद रखिएगा। और चंपारण जो आंदोलन हुआ था किसके विरुद्ध था? नील की खेती जो तिनकठिया में कराई जाती थी उसके विरुद्ध था, मतलब तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था और नील की खेती के विरुद्ध ये चंपारण आंदोलन चलाया गया था। चंपारण गांधी जी कब आते हैं? सब क्या होता है कि गांधी जी दिसंबर 1916 का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें भाग लेने के लिए लखनऊ आते हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस का दिसंबर 1916 का अधिवेशन होता है। उसी समय चंपारण के एक किसान जिनका नाम राजकुमार शुक्ल जी था, उसके आग्रह पर महात्मा गांधी चंपारण आते हैं और अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में चलाते हैं। तो जो प्रथम सत्याग्रह बिहार में चलाया गया तो चंपारण 1917 में चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? अगर फिरंगिया गीत की बात की जाए तो ये लिखा था मनोरंजन प्रसाद सिंह ने। अगर मनोरंजन प्रसाद सिंह के बारे में बात की जाए तो ये प्राचार्य थे, कहाँ पर? छपरा ज़िले में प्राचार्य थे। और इन्होंने जो फिरंगिया गीत लिखा था ये 1921 में लिखा था। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने यह गीत लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? अगर हम बटोहिया गीत के बारे में बात करें तो जो बटोहिया गीत लिखा हुआ है किसने लिखा है? रघुवीर नारायण जी द्वारा ये बटोहिया गीत लिखा गया, याद रखिएगा। मनोरंजन प्रसाद ने कौन सा लिखा है? मनोरंजन प्रसाद ने फिरंगिया गीत लिखा हुआ है और बटोहिया गीत लिखा हुआ है रघुवीर नारायण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्यापति के नचारी में किसकी स्तुति की जाती है? इसमें किसकी स्तुति की जाती है? इसमें भगवान शिव की स्तुति की जाती है। विद्यापति के नचारी में भगवान शिव की स्तुति की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? अगर वर्धमान महावीर की बात की जाए तो इन्होंने 527 BC में अपना देह त्याग किया था। मात्र 72 वर्ष की आयु में कहाँ पे किया था? पावापुरी में किया था। पावापुरी इस समय कहाँ पड़ता है? नालंदा ज़िले में पावापुरी पड़ता है। अगर हम वर्धमान महावीर के बारे में बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनका जो प्रतीक था, क्योंकि जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे एक विशेष प्रतीक रहता था उनका, तो वर्धमान का जो प्रतीक था वो था सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मखदूम कुंड कहाँ पर स्थित है? अगर मखदूम कुंड की बात की जाए तो मखदूम कुंड जो है कहाँ पर स्थित है? मखदूम कुंड राजगृह यानी राजगीर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है मखदूम कुंड? राजगृह अर्थात अथवा राजगीर अथवा राजगृह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया? तो अगर विश्व शांति स्तूप की बात की जाए तो इसका निर्माण राजगीर में ही इन्होंने कराया था। तो जापानियों ने विश्व का जो शांति स्तूप का निर्माण कराया था ये राजगीर में ही कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पटना स्थित गोल घर का निर्माण कब किया गया था? अगर इस पटना का जो गोल घर था, सबसे पहले बता देते हैं कि ये किस वजह से बनाया गया था। ये अंग्रेजी सेना के अनाज के भंडारण हेतु बनाया गया था। तो जो गोल घर है इसको शुरुआत कब से होती है? 20 जनवरी 1784 से शुरुआत होती है पटना में गोल घर का निर्माण करने की। और ये पूरा कब होता है? ये 20 जुलाई 1986 को पूरा हो जाता है।
कब हो जाता है? 20 जुलाई 1986 को ये पूरा हो जाता है। शुरू कब से होता है? 20 जनवरी 1984 से। और कंप्लीट कब होता है? 20 जुलाई 1786 को कंप्लीट होता है। 20 जनवरी 1784 से शुरू होता है और 20 जुलाई 1786 को कंप्लीट हो जाता है। इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग नाम था, याद रखिएगा। और ये जो गोल घर का निर्माण कराया था और इसका देखभाल का जिम्मे किसके सर पर था? तो कैप्टन जॉन गास्टन ने ये भूमिका बखूबी निभाई। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? अगर नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन की बात की जाए तो ये किसने किया था? ये ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो किसके समय? हर्षवर्धन के समय भारत आता है और ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता है। इस समय जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने पढ़ाई की थी। तो उस समय कौन था नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति? उस समय थे आचार्य शीलभद्र। याद रखिएगा, आचार्य शीलभद्र उस समय क्या थे? आचार्य शीलभद्र उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है? तो बोध गया के स्मारकों में वज्रासन है, अनिमेषलोचन है, रत्नाकर चैत्य और चक्रमण है। हरिश्चंद्र मंदिर जो है ये बोध गया के स्मारकों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो अगर बोध गया के महाबोधि मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो ये कहाँ पर कराया गया था? ये कराया गया था, कहाँ पे कराया गया था? बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण, वो महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था, एक मिनट, महाबोधि मंदिर, तो दोस्तों इसमें क्या है, इसका जो है हम कमेंट सेक्शन में जवाब दे देंगे आपको अभी इस समय। हाँ, याद आ गया कि ये जो महाबोधि मंदिर बनाया गया था बोध गया में, ये उसी जगह बनाया गया जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पे बनाया गया? जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत हुई, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। जहाँ महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसी जगह पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? अगर घनिष्ठ संबंध की बात की जाए तो राजगृह, बोध गया और वैशाली, इन तीनों से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हम सिलेक्ट कर देंगे, ये सभी। नेक्स्ट पर चलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था? 528 BC में, 528 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पर? बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है। 528 ईसा पूर्व का समय था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? जो जैन धर्म का 12वें तीर्थंकर थे वसु पूज्य, इनकी जन्मस्थली के बारे में अगर बताया जाए तो चंपापुरी इनकी जन्मस्थली थी। क्या थी? चंपापुरी इनकी जन्मस्थली थी। और इनके पिता का नाम वासु पूज्य था। वसु पूज्य इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम यदि बताया जाए तो जया देवी इनकी माता का नाम था। लेकिन थोड़ी माता का नाम कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या था। इनकी जो माता थी जया देवी थी, याद रखिएगा, जया देवी ही इनका नाम था, ये कंफर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था?
तो अगर कौन से महाजनपद की बात की जाए तो बिहार के वर्तमान क्षेत्र में स्थित नहीं था, ये था वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इसकी राजधानी को वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है। क्या है? कौशाम्बी है। और कौशाम्बी बराबर रूप से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो अगर उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक चला था? 1000 BC से लेके 600 BC तक उत्तर वैदिक काल चला था। तो बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य है? तो किसको कहा जाएगा उत्तर वैदिक काल का जो महत्वपूर्ण राज्य है? कहा जाए तो विदेह मगध। इसका याद नहीं आ रहा है। इसका हम जो आंसर है कमेंट सेक्शन में आपको दे देंगे। अगर हम आपको याद ना दे पाएँ तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगर आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हर ऐप की लिंक जो मैं यूज करता हूं उसकी लिंक दी हुई है, आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। तो याद रखिएगा, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? इसका उत्तर हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। अगर कहा जाए आर्यों के विस्तार में सहायक क्या था? जिस समय लोहे का उपयोग हुआ तो एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में क्या सहायक था? लोहे का उपयोग आर्यों के विस्तार में सहायक था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? बिहार राज्य में आर्यों का जो आगमन होता है किस काल में हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। 1000 से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का जो समय अवधि है ये है। तो बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? अगर हम बताएं तो बिहार के चिरांद जिला कौन सा है? सारण। और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद कहाँ पे है? सारण जिला में है। और चेचर कहाँ पे है? चेचर पड़ता है वैशाली जिला में। तो बिहार में चिरांद और चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो अगर अवशेष की बात की जाए तो ये प्राक हड़प्पा स्थल के पहले के जो साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पा काल के पहले के हमें साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, जिसे हम पूर्व प्रस्तर युग के साक्ष्य भी कह सकते हैं। चिरांद जो सारण जिले में है और चेचर जो वैशाली जिले में है, जहाँ से हमें पूर्व प्रस्तर काल के हमें यहाँ पे अवशेष प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजनीति रत्नाकर पुस्तक किसने लिखी है? अगर राजनीति रत्नाकर के बारे में बताया जाए तो राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन हैं? राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंद्रेश्वर ठाकुर। राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक हैं चंद्रेश्वर ठाकुर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अगर कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसे देखा जाए तो ये शासन के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? अगर हम उद्वंत प्रकाश के लेखक के बारे में बात करें तो उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं मौली कवि। मौली कवि जी हैं वो उद्वंत प्रकाश का
उद्वंत प्रकाश के लेखक की बात की जाए तो कौन है? मौली कवि जी उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। उद्वंत प्रकाश जो हैं जो लिखी है किसने? मौली कवि ने लिखी है। और मौली कवि ने इसके अलावा कौन कौन सी अन्य रचनाएं की हैं? दो प्रमुख हैं, एक है बाघ सिंह, क्या है? एक बाघ सिंह है और एक है उद्वंत सिंह उद्वंत सिंह नहीं है। हाँ, एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो उद्वंत प्रकाश के लेखक की बात की जाए तो मौली कवि जो हैं उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। और मौली कवि की अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो इनकी रचना है बाघ सिंह और उद्वंत सिंह जो है उद्वंत विनोद कहा जाए। उद्वंत विनोद और बाघ सिंह जो बुक लिखी है ये किसने लिखी है? मौली कवि ने। और उद्वंत प्रकाश तो लिखी हुई है ही। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस वीडियो पर कमेंट करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।